हेलो दोस्तों। क्रिसिल और केरेज दोनों रेटिंग एजेंसीज ने इस वीक इंडिया के सिक्योरिटाइजेशन मार्केट पर रिपोर्ट्स रिलीज किए। इन रिपोर्ट्स में ऐसे टर्म्स भरे पड़े हैं जो अगर आप हेडलाइन में देखो तो शायद सीधा स्क्रॉल कर दो, जैसे पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, डायरेक्ट असाइनमेंट्स, एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटाइजेशन और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। पिछले साल भी हमने क्रिसिल का एक ऐसा ही क्रिप्टिक हेडलाइन देखा था, तब आर्क्स और सिक्योरिटी रिसीट्स की बात की गई थी। आज की इस वीडियो में हम क्रिसिल और केरेज के नए रिपोर्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये समझेंगे कि सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। हम इससे जुड़े बहुत सारे टर्म्स का मतलब भी समझेंगे। हम इंडिया में लोन्स से जुड़े पॉलिसीज को भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 26 का पूरा डेटा क्या दिखाता है। मैं हूं आपका होस्ट श्रेष्ठ। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़रोदा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन के बारे में समझते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एनबीएफसी है, इसका नाम हम क्विकलैंड रखते हैं। इसने 5 लाख रुपए के 10,000 व्हीकल लोन्स दिए हैं। टोटल 500 करोड़ रुपए के लोन उसके बुक्स पे हैं, जो अगले 5 सालों में मंथली ईएमआईज के थ्रू रीपे होंगे। क्विकलैंड के पास एक एसेट है और वो है फ्यूचर ईएमआईज रिसीव करने का राइट। लेकिन उसके पास आज कैश नहीं है और उसे आज कैश चाहिए क्योंकि उसे और लोन्स देने हैं। तो क्विकलैंड क्या करता है? ये 10,000 लोन्स को एक पूल में बंडल करता है और इन्वेस्टर्स को बेच देता है। अगले 5 सालों में जो ईएमआईज आएंगे वो 500 करोड़ से ज्यादा के होंगे क्योंकि इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। लेकिन इन्वेस्टर्स फुल फ्यूचर वैल्यू अपफ्रंट नहीं देंगे। वो बोरोवर्स के डिफॉल्ट का रिस्क उठाते हैं और पैसे भी उन्हें धीरे धीरे मिलते हैं, तो वो डिस्काउंट पर पे करते हैं। मान लो 480 करोड़ रुपए और बदले में उन्हें ईएमआईज कलेक्ट करने का राइट मिलता है। 480 करोड़ रुपए और फ्यूचर कलेक्शंस के बीच जो डिफरेंस है वही उनका रिटर्न है। क्विकलैंड को तुरंत कैश मिल गया, इन्वेस्टर्स को रीपेमेंट स्ट्रीम मिल गई और सिस्टम चल पड़ा। यही सिक्योरिटाइजेशन है, लोन्स के पूल को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना जो बाय सेल हो सके, मतलब कि एक सिक्योरिटी। अब इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन 2 तरह से होता है। पहला रूट है पास थ्रू सर्टिफिकेट या पीटीसी। यहाँ क्विकलैंड अपने 500 करोड़ रुपए के लोन्स को एक अलग ट्रस्ट में ट्रांसफर करता है जिसे स्पेशल पर्पज एंटिटी कहते हैं। ये लीगली क्विकलैंड से अलग होती है। फिर ये एसपी इन्वेस्टर्स को पीटीसीज इशू करती है। लेकिन हर इन्वेस्टर सेम रिस्क रिटर्न नहीं चाहता। कुछ लोग सेफ्टी चाहते हैं और कुछ लोग हाई रिटर्न के लिए रिस्क लेने को रेडी होते हैं। इसलिए एसपी एक ही सिक्योरिटी नहीं बनाता, बल्कि उसे ट्रांचेस में तोड़ता है। सोचो एक बिल्डिंग है जिसमें फ्लोर्स हैं। सबसे ऊपर वाला फ्लोर या सीनियर ट्रांच को सबसे पहले पेमेंट मिलती है। जब तक लोन पूल थोड़ा भी ठीक परफॉर्म करे, इनका पैसा सेफ रहता है। सबसे नीचे वाला फ्लोर या जूनियर या इक्विटी ट्रांच को लास्ट में पेमेंट मिलता है, लेकिन रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है। अगर लॉसेज आते हैं तो सबसे पहले नीचे वाले ट्रांचेस को ही हिट करते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट फिक्स डिपॉजिट की तरह एक कैश बफर भी रखता है जो कुशन का काम करता है। और जो लोन पूल होता है वो सिक्योरिटीज के साइज से बड़ा रखा जाता है। जैसे 500 करोड़ रुपए के लोन्स पर सिर्फ 450 करोड़ रुपए के पीटीसी इशू करना। जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ रुपए हैं वो ओवर कोलैटरलाइजेशन है। इसे डिफॉल्ट होने पर भी इन्वेस्टर्स सेफ रहते हैं। ये सब प्रोटेक्शंस मतलब ट्रांचिंग, कैश बफर, ओवर कोलैटरलाइजेशन मिलकर क्रेडिट एनहांसमेंट्स कहलाते हैं। दूसरा रूट है डायरेक्ट असाइनमेंट या डीए। यहाँ क्विकलैंड बिना किसी क्रेडिट एनहांसमेंट के सीधा लोन पूल किसी बायर को बेच देता है। यूजुअली ये बायर एक बैंक होता है। बैंक लोन्स को अपने बुक्स पर ले लेता है और पूरा रिस्क खुद उठाता है। आरबीआई डीएज में क्रेडिट एनहांसमेंट अलाउ नहीं करता। ये प्रोसेस सस्ता और फास्ट है, इसलिए ये पॉपुलर भी रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन नहीं होता, सिर्फ रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक्स ही इसे खरीद सकते हैं। दोनों केसेस में ओरिजिनल लेंडर ईएमआईज कलेक्ट करता रहता है और सर्विसिंग फी कमाता है। बोरोवर को अक्सर पता भी नहीं होता कि लोन का ओनर चेंज हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 26 में पीटीसीज ने लगभग 60% सिक्योरिटाइजेशन कवर किया। ये एक ऑल टाइम हाई है। बाकी 40% डीएज थे। अभी तक हमने गुड लोन्स की बात की, जहां बोरोवर्स ईएमआई पे कर रहे हैं। सिक्योरिटाइजेशन गुड लोन्स के फंडिंग के लिए होता है, लेकिन जब लोन एनपीए बन जाए तो अलग मार्केट है। वहां बैंक्स लोन्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या एआरसीज को बेचते हैं। एआरसीज सिक्योरिटी रिसीट्स या एसआरस इशू करते हैं जो रिकवरी पर बेट होते हैं। यहाँ इन्वेस्टर्स फ्यूचर ईएमआई नहीं बल्कि रिकवरी पर डिपेंड करते हैं। सिंपल टर्म्स में सिक्योरिटाइजेशन गुड लोन्स के लिए होता है और एसआरस बैड लोन्स के लिए। अगर ये सुनने में जाना पहचाना लग रहा है तो शायद आपने द बिग शॉट मूवी देखी होगी। A's, 0. B's, 0. Double B's, 0. Triple B's, 0. And then that happens. What is that? That's America's housing market. 2008 क्राइसिस में यूएस बैंक्स ने बैड मॉर्गेजेस को सिक्योरिटाइज किया
और फिर उन सिक्योरिटीज को भी दोबारा बंडल करके और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब सीडीओस, और उन सीडीओस के ऊपर दोबारा सीडीओस। आरबीआई ने इससे सीख लिया और एक क्लियर लाइन ड्रॉ की। इंडिया में रीसिक्योरिटाइजेशन और सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन अलाउड नहीं है, सिर्फ सिंपल पास थ्रू सिक्योरिटाइजेशन अलाउड है, वो भी परफॉर्मिंग लोन्स का। ओरिजिनेटर को 3 से 6 महीने के एक छोटे पीरियड के लिए लोन्स होल्ड करना पड़ता है और 5 से 10% का स्टेक रिटेन करना पड़ता है। इसका रिजल्ट, इंडिया का सिक्योरिटाइजेशन मार्केट सिंपल रिटेल लोन्स पर बेस्ड है, जैसे व्हीकल लोन्स, गोल्ड लोन्स या माइक्रो फाइनेंस। ये कॉम्प्लेक्स ओपेक स्ट्रक्चर्स से दूर रहते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 2026 के नंबर्स देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का सिक्योरिटाइजेशन मार्केट 2.55 लाख करोड़ रुपीस के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 1.13 लाख करोड़ रुपीस था, मतलब 4 साल में डबल से ज्यादा। लेकिन हेडलाइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ट्रेंड्स हैं। पहला, एनबीएफसीज ने मार्केट डोमिनेट कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 97% डील्स एनबीएफसी से आए थे। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये नंबर 74% था। बैंक्स का शेयर 26% से गिरकर 3% रह गया है। इसमें एचडीएफसी बैंक का एक बड़ा हाथ है। फाइनेंशियल ईयर 25 में उसने एग्रेसिवली सिक्योरिटाइजेशन किया था मर्जर के बाद बैलेंस शीट मैनेज करने के लिए। जब उसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो नॉर्मल हो गया तो उसने एक्टिविटी कम कर दी और कोई और बैंक उस गैप को फिल नहीं कर सका। एनबीएफसीज के लिए सिक्योरिटाइजेशन फंडिंग का मेन टूल है। वो डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, इसलिए वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लेते हैं और लॉन्ग टर्म लेंड करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन फ्यूचर कैश फ्लोज को अपफ्रंट कैश में कन्वर्ट करके ये मिसमैच सॉल्व करता है। आरबीआई के रिस्क वेट इंक्रीज करने के बाद ये और इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरा, गोल्ड लोन सिक्योरिटाइजेशन अचानक बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये नेग्लिजिबल था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में इसका मार्केट शेयर 15% हो गया है। राइजिंग गोल्ड प्राइसेस और स्ट्रिक्टर अनसिक्योर्ड लेंडिंग नॉर्म्स की वजह से गोल्ड लोन डिसबर्समेंट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड लोन पूल्स आइडियल होते हैं। इसका कोलैटरल लिक्विड होता है, इजीली वैल्यूड होता है, लेंडर के पास फिजिकली होता है और इसका टेन्योर शॉर्ट होता है। डिफॉल्ट होने पर गोल्ड ऑक्शन हो जाता है और पैसे रिकवर होना ऑलमोस्ट पक्का होता है। इसके लिए इसका सिक्योरिटाइजेशन मोस्टली डीए रूट से होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। तीसरा, माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्टर्स कॉशियस हो रहे हैं। इनका मार्केट शेयर लगभग 12% पे स्टेबल रहा, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पीटीसी रूट का शेयर 30% से 69% हो गया। क्यों? क्योंकि सेक्टर ने रिसेंटली एसेट क्वालिटी इश्यूज देखे, एनपीएस डबल हो गए, इन्वेस्टर्स को लॉसेस हुए, लेकिन ये मार्केट से निकले नहीं। अब वो क्रेडिट एनहांसमेंट्स डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर एनबीएफसी सेल कर रहे हैं तो बाय कौन कर रहा है? मोस्टली बैंक्स, और ये पूरी तरह वॉलंटरी नहीं है। आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि ये 40% लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स में करें, जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और हाउसिंग। लेकिन टारगेट मिस हो तो पैसा नाबार्ड में पार्क करना पड़ता है, जहां रिटर्न्स लो होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एनबीएफसीज इन सेगमेंट्स में बेटर काम करते हैं, तो बैंक्स एनबीएफसीज के सिक्योरिटाइज पूल्स खरीद लेते हैं। इससे बैंक्स को एसेट भी मिलता है और कंप्लाइंस भी। इसका ऑल्टरनेटिव है पीएसएलसीज या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, जहां एक बैंक दूसरे से टैग खरीद लेता है बिना एसेट ट्रांसफर किए। लेकिन पीएसएलसी सिर्फ एक्सपेंस है, सिक्योरिटाइज पूल में यील्ड भी मिलता है, इसलिए बैंक्स के लिए ये बेटर ऑप्शन है। सिक्योरिटाइजेशन डेटा एक तरह का हेल्थ मॉनिटर है। वॉल्यूम्स बढ़ने का मतलब हो सकता है एनबीएफसीज फंडिंग प्रेशर में हैं। डीए से पीटीसीज में शिफ्ट का मतलब है इन्वेस्टर्स नर्वस हैं। गोल्ड लोन्स का सर्च हाउस होल्ड्स के बोरोइंग बिहेवियर को दिखाता है। बैंक एक्टिविटी का गिरना कंसंट्रेशन रिस्क को दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 26 डेटा ये दिखाता है कि मार्केट मैच्योर हो रहा है। ऑरिजिनेटर्स 175 से बढ़कर 190 के भी ऊपर हो गए हैं। टॉप 20 का शेयर कम हुआ है, रिस्क प्राइसिंग बेटर हो रही है, और जहां अनसर्टेनिटी है वहां प्रोटेक्शन डिमांड हो रहा है, जहां कोलैटरल स्ट्रांग है वहां सिंप्लिसिटी। एनबीएफसीज ने सिक्योरिटाइजेशन को अपने नॉर्मल बिजनेस का पार्ट बना लिया है। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग गार्ड रेल्स और लिमिटेड सिस्टमिक रिस्क के साथ 2,55,000 करोड़ रुपए का एक लोन बाजार बिल्ड कर लिया है। आपको क्या लगता है, क्या यह मार्केट उतनी डेप्थ और लिक्विडिटी बिल्ड कर पाएगा जितनी इसकी एम्बिशन है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।